हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 7 हिंदी स्निग्धा से एक पाठ जिसका नाम है राजेंद्र बाबू। इसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मतलब उन्हें बहुत सारी प्रतिभाएं थी उनके अंदर। उन्हें मैंने पहल एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य में कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गुथी है यह बताना कठिन है। तो पहली बार जब उन्होंने देखा तो वो कुछ गद्य बोल रहे थे, तब महादेवी वर्मा ने उन्हें देखा था। लेकिन ठीक है, आगे लिखा हुआ है, मैं प्रयाग में बीए की छात्रा थी और शीतावकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। तो ये बीए की पढ़ाई कर रही थी महादेवी वर्मा जी, और सर्दियों की छुट्टी में ये अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई से मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। अपने भाई का इंतज़ार करना पड़ा इन्हें। स्टेशन के तीन ओर पैर वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में परंतु कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। तो महादेवी की नज़र एक इंसान पर पड़ी जो कि बैठे हुए थे, उनके आसपास भीड़ लगी हुई थी। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। मतलब उन्होंने सोचा कि उनको कुछ नमस्ते वगैरह बोलना चाहिए, उन्हें अभिवादन करना चाहिए, ऐसा उन्हें ध्यान आया उनके भाई के बताने पर। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई, उसमें इतने वर्षों ने ना कोई नई रेखा जोड़ी है, ना कोई नया रंग भरा है। तो जो पहली बार महादेवी ने उनको देखा था, वो चित्र उनके स्मृति पटल पर अंकित हो गया। उनके मन में वो तस्वीर बस गई। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना या घटाना संभव नहीं है। काले घन पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुंह, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के बीच बड़ी नाक, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई के लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडोल होठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, ग्रामीणों जैसी बड़ी बड़ी मूछें जो ऊपर के होठ पर ही नहीं नीचे के होठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। तो महादेवी ने जब उनको देखा तो उनके चेहरे की बनावट उन्होंने यहाँ साफ साफ बताई है कि उनके किस तरीके के उनका देखने में वो कैसे थे। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो दृष्टि को और भी उलझा देती थी। उन्होंने बहुत ही ग्रामीण सा वेशभूषा धारण किया था। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बंधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरे ओर पैर की पिंडली। तो उन्होंने धोती किस प्रकार बांधी थी, बिल्कुल ग्रामीणों के जैसे, गाँव वालों के जैसे। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था। घुटनों के नीचे का बटन से बंद था। सर्दी के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। एक मोजा जूते के ऊपर गया था तो दूसरा टखने पर घेरा बना था। मिट्टी की परत से ना जूतों के रंग का पता चल रहा था, ना रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसके आगे की नोक बाईं भौं पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे की पट्टी की तरह बिल्कुल लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहन आए हों। जो जिस स्थिति में अटक गया वह उसी स्थिति में अटका रहा। बिल्कुल उन्होंने ऐसा लग रहा था उनको देखने से कि जल्दी जल्दी में कपड़े पहने हुए हैं। कोट का बटन टूटा हुआ था, धोती कहीं जा रही थी, मोजे भी उन्होंने पूरी तरह अच्छे से नहीं पहने थे, जूते भी साफ नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये उनकी वेशभूषा से नज़र आ रहा था कि वो कोई ग्रामीण हैं, देहाती हैं वो कोई। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने उन्हें प्रथम बार देखकर ही भी ऐसा ही अनुभव किया होगा, परंतु सोचने के उपरांत उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाला कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को भी पहले भी कहीं देखा है।
तो जो राजेंद्र प्रसाद थे, उनका जो पहनावा था, उनका जो रूप रंग था, वो किसी भारत के सामान्य नागरिक की ही तरह था। तो जो भी लोग उनको देखते तो उन्हें महसूस होता कि इन्हें पहले कहीं देखा हुआ है। वेशभूषा के समान ही वह अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य थे। भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा, आकृति और बुद्धि की विशेषता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी, वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। तो उनका स्वभाव भी सामान्य था, रहन सहन भी सामान्य था। वो किसी भारतीय कृषक का क्या करते थे, कृषक मतलब किसान, तो वो किसी भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी प्रतिभा, आकृति और बुद्धि की जो विशेषता थी, वो उन्हें अपनी इसी गंभीर संवेदना की वजह से प्राप्त हुई थी, जो उनकी सामान्यता में भी उन्हें क्या प्रदान करती थी, गरिमा प्रदान करती थी, है ना, उन्हें महान बनाती थी। भाई जवाहरलाल जी की अस्तव्यस्तता भी अव्यवस्था से निर्मित होती थी, किंतु राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था ही अस्तव्यस्तता का पर्याय थी। दूसरे यदि जवाहरलाल जी की अस्तव्यस्तता देख लें तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, परंतु अपनी अस्तव्यस्तता के प्रकट होने पर राजेंद्र बाबू भूल करने वाले बालक के समान हो जाते थे। तो अगर जवाहरलाल नेहरू को अस्त व्यस्त कोई देख ले तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन राजेंद्र बाबू को कोई ऐसे देख ले और उन्हें कह दे तो राजेंद्र बाबू जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना कि गलती हो गई, वैसा सा वो करते थे, व्यवहार करते थे। एक दिन यदि दोनों पैरों में भिन्न भिन्न रंग के मोजे पहने किसी ने उन्हें यदि देख लिया तो उसका संकुचित हो उठना अनिवार्य था। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का अनायास स्मरण हो जाता था। जब मोजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती, तब जूतों के तले पैर के तलवों के गवाह बनते। जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा के लिए सहेज लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसारित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। तो जो चक्रधर जी जो थे, जो इनके भाई थे, वो भी कुछ इस तरह से रहते थे। जब तक कपड़े फट नहीं जाते थे तब तक उन्हें पहनते रहते थे। जूतों को भी तब तक पहनते थे जब तक वो पूरी तरह घिस नहीं जाते थे। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक फिर अब तक नहीं देखे। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला। तो महादेवी जी को 1937 में राजेंद्र बाबू के संपर्क में आने का मौका मिला। और कब मिला? जब वह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग में आए। तो जब ये महिला महाविद्यालय का शिलान्यास करने आए तब महादेवी इनसे मिली। उनसे ज्ञात हुआ कि 15-16 पौत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। यदि मैं अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षा में बैठा सकूं तो उन्हें शीघ्र ही विद्या प्राप्त हो सकेगी। तो 15-16 पोतियां ऐसी थीं उनकी जो अभी तक पढ़ना नहीं सीख पाई थी, उनके पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो यहाँ उन्होंने महादेवी से उन्हें पढ़ाने के लिए कहा था। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी के क्रम में बालिका संरक्षण में आ गई और उन्हें देखने प्राय उनकी दादी और कभी कभी दादा भी आते रहते। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। मतलब अब वो उनकी पत्नी से भी मिल पाई महादेवी। वह सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया। तो मतलब बहुत छोटी थी तभी उनकी शादी हो गई थी राजेंद्र जी से। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एकासन बैठना पड़ता था। उन्हें जैसे वो रहती थी उन्हें बैठे रहना पड़ता था उसी स्थिति में। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। उन्हें सिर झुकाए खड़े रहना पड़ता था, वहीं बैठे रहना पड़ता था, क्योंकि वो एक जमींदार परिवार की घराने से थी। तो इस कारण युवावस्था में ही उनकी रीढ़ की हड्डी है जो वो झुक गई थी, सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी वो। राजेंद्र बाबू ने मुझे बताया कि बालिकाओं की दादी किसी का छुआ नहीं खाती, केवल ब्राह्मण रसोईया अपवाद है। तो जो मतलब राजेंद्र जी की दो धर्मपत्नी थी वो ब्राह्मण रसोइये के हाथ का ही खाती थी। छात्रावास का रसोईया महाराज उनकी थाली परोस देगा, कुछ अन्यथा न मानना कहकर वह संकुचित से हो गए। बिहार के जमींदार परिवार की बधू और स्वतंत्र युद्ध के अपराजय सेनानी की पत्नी होने
का ना उन्होंने कभी अहंकार किया, ना उनमें कोई मानसिक ग्रंथि ही बनी। छात्रावास की सभी बालिकाओं तथा नौकर चाकरों का उन्हें समान रूप से ध्यान रहता। एक दिन या कुछ घंटों ठहरने पर भी वह सबको बुला बुला कर उनका तथा उनके परिवार का कुशल मंगल पूछना न भूलती। तो वो इतने बड़े इंसान की पत्नी थी, इतने बड़े घराने की बहू थी, लेकिन फिर भी उन्हें घमंड नहीं था। जब वो छात्रावास में कुछ घंटों या कुछ दिन रुक कर के जाती, एक दिन रुक कर के जाती, तो भी वो सबको बुला बुला कर के सबके परिवार का हालचाल पूछती। घर से अपनी पौत्रियों के लिए लाए मिष्ठान में से प्राय सभी बट जाता था। जो अपनी बच्चियों के लिए, जो अपनी पोतियों के लिए जो मिठाई लाती, वो सब बांट दिया करती थी। देखने वाला यह जान ही नहीं सकता था कि वह सबकी इया अय्या अर्थात दादी नहीं है, मतलब सबकी दादी हैं, ऐसा महसूस होता था। वो जिस तरह से सबके लिए करती थी चीज़ें। ज्ञान स्नान के लिए तो मुझे उनके साथ प्रायः जाना पड़ता था। उस दिन संगम पर जितना दूध मिलता, जितने फूल दिखाई देते, उनकी ओर से ही गंगा यमुना को भेंट हो जाते हैं। मतलब वो बहुत सारे फूल और दूध वगैरह चढ़ाती थी संगम पर। कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन उन्हें घेर लेती, मतलब पंडे आ जाते थे शोर करते हुए, उन्हें घेर लेती थी। पर वह बिना विचलित हुए शांत स्वभाव से प्रत्येक का उसका प्राप्य दे देती थी। मतलब सभी पंडों को वो उनके लिए क्या दे देती थी? दक्षिणा दे देती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी और संयम से रहें। मतलब इतने बड़े इंसान की वो पोतियां हैं, तो उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बाकी लड़कियां रहती हैं वैसे ही इन्हें रखो। वे खादी कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थीं। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। स्वतंत्रता के उपरांत विद्यापीठ के छात्रावास से कुछ बालिकाएं दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी के विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र बाबू की पौत्री अपवाद रहीं। राजेंद्र बाबू के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पोत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब ना हो जाए। तुम केवल इसकी चिंता करो, वे जैसी रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्मनिष्ठा है। तो उन्होंने महादेवी जी को बोला कि आप चिंता मत करो, ये राष्ट्रपति भवन कोई मेरा नहीं है, और मेरी पोतियों को भी इस चीज़ का कभी घमंड नहीं होना चाहिए। अगर कर्म करेंगी तो ही उन्हें फल मिलेगा, है ना। उन्हें विलास की आदत नहीं होनी चाहिए। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बना, तब वह दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों के खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थीं। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात ना कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी के बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। तो उन्होंने इलाहाबाद से उन्हें दिल्ली बुलाया था, राजेंद्र प्रसाद जी की धर्मपत्नी ने, और उन्हें सूप भी लाने के लिए बना था, सिरकी के बने हुए। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य ज़रूर उठाऊं, क्योंकि फटकने छोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला नहीं मिलता। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ था, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गईं। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न वहां कभी पहुंचा था न पहुंचेगा। पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया, मतलब गले लगा लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनके सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। तो राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी सप्ताह में एक बार उपवास करते थे। उस दिन वो कुछ भी नहीं खाते थे, अन्न नहीं खाते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। तो महादेवी ने भी कहा कि अगर आपका उपवास है तो मैं भी आपके साथ बिना भोजन किए, बिना अन्न खाए ही रहूँगी। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थों की कल्पना
कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्यवसाध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान आदि एकत्रित कर लेते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर परायण करते हुए देखा था। परायण का मतलब होता है व्रत की समाप्ति, तो वो व्रत की समाप्ति कुछ उबले आलू खाकर कर रहे थे। कौन? भारत के राष्ट्रपति। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों के जैसे हंसी छलक उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली, भारत रत्न की उपाधि दी गई थी उन्हें, और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? तो ऐसे जो महान चरित्र हैं वो आजकल देखने को ही नहीं मिलते। तो महादेवी ने कहा है यहाँ कि क्या ऐसे सांचे टूट गए हैं जिसमें इस प्रकार के जो हैं चरित्र ढला करते थे, इस प्रकार के जो चरित्र हैं वो बना करते थे। तो ये पाठ था राजेंद्र बाबू। इसमें राजेंद्र बाबू के चरित्र का चित्रण बहुत ही खूबसूरती से लेखिका महादेवी वर्मा ने किया है। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।